हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मंजू शर्मा, पीजीटी मैथमेटिक्स और आप सबकी गणित सारथी। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं का चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स यानी कि चतुर्भुज। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कंसेप्ट ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय की संकल्पना क्या है, यानी कि चीज क्या है कि जो मिड पॉइंट थ्योरम है आप पढ़ते हो वो कहती क्या है। और हम उसका गणितीय प्रमाण भी पढ़ेंगे कि प्रूफ उसका आप कैसे दे सकते हो यदि आपसे मांगा जाता है तो। एक हम उसका विलोम भी पढ़ेंगे कि मिड पॉइंट थ्योरम का विलोम क्या है। तो एक यही पार्ट आपका रह गया था जो कि मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड है, उसी का कंसेप्ट भी आज हम करेंगे और क्वेश्चंस भी देखेंगे कि आप कैसे उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मध्य बिंदु प्रमेय की संकल्पना क्या है, कंसेप्ट क्या है, होती क्या है। देखिए, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला जो भी आपका रेखाखंड है वो तीसरी भुजा के समांतर होता है। कैसे? अभी हम इसको देखेंगे। ये हमने एक त्रिभुज बना ली है। त्रिभुज की भुजाएं आपको अभी दिखाई दे रही थी कि इसकी भुजाएं थी 8 सेंटीमीटर। तो देखिए बेटा, तीसरी भुजा कितनी है आपकी? तीसरी भुजा है लगभग 11.4 यानी कि 11.4। तो ये भुजा थी आपकी 8 सेंटीमीटर। अगर आप इसके मिड पॉइंट को हम ड्रॉ करेंगे तो हमने मार्क कर लिया है इसके मिड पॉइंट को। ऐसे ही हम दूसरी भुजा का मिड पॉइंट भी मार्क कर लेते हैं। तो दूसरी भुजा भी बाय चांस हमारी 8 सेंटीमीटर, जरूरी नहीं है कि ये समद्वि बाहु त्रिभुजी हो। यहाँ इस केस में हमने जो त्रिभुज ली है वो बाय चांस ऐसी हमारी ड्रॉ हो गई है। आप किसी भी टाइप की त्रिभुज यहाँ पर ले सकते हैं। तो पॉइंट ई से लेकर के पॉइंट एफ तक मैंने एक लाइन खींच ली है। आप देख भी पा रहे हैं कि ये जो लाइन आपकी आ गई है, ई और एफ जो लाइन है, ये हमारी क्या लाइन थी? 11.4 यानी कि 11.4। ई एफ आपकी आ गई है 5.7। तो यही इन्होंने आपको कहा था कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। और साथ में एक कंसेप्ट और भी है कि वो इसका आधा भी होता है। अब समांतर है या नहीं ये हम चेक करेंगे कोणों के द्वारा, कि यदि इसका जो यहाँ पे कोण बन रहा है, इस पर यहाँ जो कोण बन रहा है, यदि ये संगत कोण आपस में आपके बराबर आ जाते हैं तो आप कह सकते हैं कि ये भुजाएं समांतर हैं। तो संगत कोण बराबर है या नहीं हम ये भी चेक करते हैं। ये देखिए, ये कोण कितने डिग्री का है? ये जो आपका एंगल है लगभग 125 डिग्री का है। ये हम बिल्कुल डी से नाप रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल यही जो लाइन है वो यहाँ पे भी आ गई है। और जो आपका ये एंगल है, दोनों ही जगह आपका जो एंगल हो गया है 125 डिग्री। ये मैंने आपके सामने ही आपको मेजर करके आपको दिखा दिया है। संगत कोण बराबर होने से भुजाएं हो जाती हैं समांतर। तो आपने क्या देखा बेटा कि कोई भी आपके पास त्रिभुज हो, किसी भी शेप के आप त्रिभुज ले लें, यदि आप उनके मध्य बिंदुओं को मिला देते हैं, जो तीसरी जो भुजा आपको प्राप्त होती है वो सामने वाली भुजा की आधी भी होती है, हाफ भी होती है, और साथ में ही इसके नीचे वाली भुजा के ये समांतर भी रहती है। ये है मिड पॉइंट थ्योरम। आप जरूरी नहीं है इन्हीं की समांतर भुजा खींचे, आप किसी के भी इसके समांतर खींचिए, इसके समांतर खींचिए, इसके समांतर खींचिए, कहीं पे भी खींचिए आप, सभी जगह आपकी ये बात लागू होगी। अब हम देखते हैं इसका गणितीय प्रमाण। ये थी मध्य बिंदु प्रमेय का कंसेप्ट यानी कि इसकी संकल्पना। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रूफ को। ये हमने त्रिभुज बना ली। ये हमने बेटा इसकी नेमिंग कर ली है। ए बी सी और ई और एफ इसके मिड पॉइंट्स यानी कि मध्य बिंदु हो गए हैं। तो सबसे पहले रचना करते हुए आपको क्या करना है? आपको ए बी के समांतर एक रेखाखंड यहाँ से ड्रॉ करना है और इस रेखाखंड को ई एफ को आप आगे बढ़ा दें ताकि आगे बढ़ करके इस रेखा को एक पॉइंट पर मिल जाए। और इस पॉइंट का हमें क्या नाम हमने दे दिया है? इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया है डी। ये आ गया है आपका डी पॉइंट को। अब यहाँ पे दो बातों पे हमारा फोकस रहेगा। हमारा टू प्रूफ क्या है कि ई एफ समांतर होना चाहिए बी सी के, और जो ई एफ है वो हाफ भी होना चाहिए बी सी का। ये है आपका टू प्रूफ, यानी कि ये चीज आपको सिद्ध करके दिखानी है। तो आपको दो त्रिभुजें यहाँ नजर आ रही हैं। अब हम बढ़ते हैं इसके प्रूफ की तरफ। प्रूफ में क्या है? आपके पास एक त्रिभुज ये रही। इस त्रिभुज का नाम क्या है बेटा? ए ई एफ।
एंड एक दूसरी त्रिभुज भी आपको इसके जैसी शक्ल की ही नजर आ रही है और इसके जैसी ही ये आपको छोटी सी सेम ट्राइंगल नजर आएगी। अब सेम है या नहीं ये मैथ्स में कौन बताएगा, ये बताएगा कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट। तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांग सम है या नहीं, ये हम चेक करेंगे। अब ये हमने ट्राइंगल इसी प्रकार से ले ली है CDF। इन ट्राइंगल्स में आपको क्या क्या सेम नजर आता है, कोई सर्वांग समता का नियम बनेगा या नहीं बनेगा। देखो बेटा, क्या ये कोण आप बता पा रहे हो ये कौन सा कोण है? कोण 1 और कोण 2 इक्वल हैं या नहीं? कैसे कोण है ये, गैस कीजिए। शाबाश, जिन बच्चों ने कहा शीर्षाभिमुख उनका उत्तर बिल्कुल सही है, ये कोण शीर्षाभिमुख कोण है। दूसरी बात, दूसरा कोण हम कौन सा इक्वल कर सकते हैं? देखिए, ये वाली जो रेखा है AB रेखा आपने CD के समांतर ले रखी है, तो ये जो आपका कोण है कोण A और कोण C, ये हमारे कैसे कोण हैं? कोण 2 तो आपने नीचे ले लिया था, कोण 3 और कोण 4। कोण 3 और कोण 4 कैसे हैं? एकांतर कोण। ये आपके कोण हो गए हैं बेटा एकांतर कोण। और क्या चीज इक्वल है? ये जो टुकड़ा है AF और ये इक्वल है FC के। AF इक्वल है FC के, ये बात आपको दे रखी है। कैसे दे रखी है? इन्होंने कहा था कि जो F है वो AC का मध्य बिंदु है, इसलिए ये चीज भी आपको दे रखी है। तो आप देख सकते हैं दो कोण और उनके बीच की भुजा आपके पास इक्वल आ गई है, यानी कि कोण भुजा कोण ASA सर्वांग समता नियम यहाँ पे लागू हो गया है। और जो त्रिभुज आपके पास आई थी त्रिभुज AEF सर्वांग सम हो गई है त्रिभुज CDF के। अब इससे अपना क्या फायदा होगा? आप यहाँ से और क्या क्या फैक्ट आप यहाँ पे निकाल पा रहे हो? ये जो साइड है इसकी साइड EF इक्वल हो जाएगी किसके? FD साइड के, साइड FD के। इसके अलावा ये जो भुजा है ये कौन सी भुजा है? AE। AE इक्वल हो गया है किसके? CD के। ये आप यहां से भी देख सकते, देखिए AECD नाम से भी पता लग जाता है कौन किसके इक्वल है। EFDF, दो पिछले अक्षर दो अगले अक्षर, बीच की भुजा लोगे बीच का पहला तीसरा लोगे तो पहले तीसरे के इक्वल, पहला दूसरा लोगे पहले दूसरे के इक्वल। ये बात हम सर्वांगसम त्रिभुजों में नेमिंग कल्चर में भी हमने इसको डिस्कस किया था। तो इस प्रकार ये जो है आपके पास सर्वांग समता से ये चीजें आपको प्राप्त हुई। इस रूल को बोलते हैं CPCT, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, संगत भुजाएं या फिर संगत कोण। इन्हीं चीजों से आपको अगला प्रूफ अपना करना है। AECD के इक्वल तो आपने कर दिया है, बट आपको दिया क्या था कि AE इक्वल है BE के। तो यहां से आपका क्या हुआ? ये AE दोनों इक्वल हैं ही, तो CD और BE ये भी दोनों इक्वल आ गए हैं। CD इक्वल आ गया है BE के, परंतु जो CD है वो BE के समांतर भी है। कैसे समांतर है? रचना से, क्योंकि जो CD थी वो भुजा आपने पूरी AC भुजा के समांतर खींची थी, तो चाहे आप B बोलो E बोलो या पूरा AB बोलो, ये सभी के ही समांतर रहेगी। तो जो CD भुजा आपकी आई है वो BE के समांतर भी आ गई है और बराबर भी आ गई है। और एक बहुत अच्छा गुण बन गया है समांतर चतुर्भुज का। अगर आप ध्यान से इसको देखें, यदि एक चतुर्भुज के अंदर भुजाओं की एक ही जोड़ी बराबर भी हो और समांतर भी हो तो वो बन जाती है एक समांतर चतुर्भुज। तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज कौन बन गई है? CDBE। और समांतर चतुर्भुज की जो भुजाएं होती हैं वो आपस में बिल्कुल इक्वल होती हैं। इसलिए बेटा जो इसकी ऊपर वाली जो भुजा है, ये जो भुजा है DE किसके इक्वल आ जाएगी? BC के। शाबाश। और साथ में ही जो DE समांतर भी आ जाएगी BC के। तो अगर DE समांतर आ गई है
तो डीई का जो टुकड़ा है, टुकड़ा कौन सा है, आप ये वाला टुकड़ा कंसीडर करें, ई एफ। क्या ई एफ भी बीसी के समांतर हो गई है? देखिए समांतर लाइन कितनी भी लंबी हो रेखा, इतना टुकड़ा ले लो, पूरी समांतर रेखा ले लो, इतना ले लो, हमेशा ये समांतर ही रहेंगे। इसलिए डी समांतर हो गया है बीसी के। ये आपका एक पार्ट यहाँ पे प्रूव हो गया है। अब आपका दूसरा पार्ट रह गया है कि क्या ईएफ भुजा बीसी की आधी भी है या फिर आधी नहीं है। देखिए डीई इक्वल है बीसी के, और डीई के दो पार्ट हैं, डी के दो टुकड़े हैं, ई एफ और एफ डी। ई एफ प्लस एफ डी इक्वल हो गया है बीसी के। अब ई एफ और एफ डी को आपने सिद्ध किया था इक्वल सीपीसीटी के द्वारा। तो ई एफ और एफ डी भाई सेम हो गई हैं, तो दोनों को ही हमने नाम दे लिया है। ये भी ई एफ और इसकी जगह भी रख दिया है ई एफ, और ये हो गया है बीसी। तो ये हो गया है 2EF इक्वल में BC, और EF आ गया है आपका 1/2 ऑफ BC, यानी BC का आधा। अब चलते हैं इसके विलोम की तरफ। विलोम क्या कहता है? पहले आपको दो मध्य बिंदु दिए हुए थे और आप उस रेखा को समांतर ले आए थे और आदि भी आपने दिखा दिया था। अब मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि यदि आपके पास एक त्रिभुज है और जो ये रेखा EF है, उसमें ई का तो मालूम है कि ये मध्य बिंदु है, मतलब ये तो इक्वल हैं दोनों टुकड़े आपस में। इस टुकड़े का आपको पता नहीं, आपको आप लेकर के आएंगे। इसके साथ एक और एडिशनल चीज पता है कि ये जो भुजा ई एफ है, ई एफ समांतर है बीसी के, और ए ई इक्वल है बीई के। दो बातें दे रखी हैं, तो पहले और इसमें अंतर समझे, दोबारा सुने। जब दोनों मध्य बिंदु दे रखे हो, भुजा समांतर दिखानी हो, वो होता है मध्य बिंदु प्रमेय। जब भुजा समांतर दे रखी हो और एक मध्य बिंदु दे रखा हो, चाहे ये वाला दे दें चाहे ये वाला दे दें, ये मध्य बिंदु दे देंगे तो दूसरा भी मध्य बिंदु मिलेगा, एफ को देंगे तो ई मध्य बिंदु मिलेगा, ई को दे देंगे तो एफ भी मध्य बिंदु मिलेगा। यही इसने कहा है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करती है। ये है मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। इसके प्रमाण को भी आप बेटा बिल्कुल इसी तरह से कर सकते हैं कि एक समांतर इसके रेखा खींच लें, और ये जो रेखा जाएगी, ये जो बिंदु आपके पास में डी बिंदु हमारे पास आ गया है पहले की तरह, तो यहाँ पे सी डी समांतर है बी के, और ई एफ यानी कि ई डी तो आपको इसके समांतर दे ही रखा है। सबसे पहले ये बन जाएगी एक समांतर चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा, तो डी ई किसके इक्वल हो जाएगी, बी सी के, और सी डी इक्वल हो जाएगी बी के। लेकिन बी ई खुद किसके इक्वल है, ए ई के, तो सी डी भी किसके इक्वल हो जाएगा, ए ई के। तो सी डी इक्वल हो जाएगा ए ई के, ये भुजा इक्वल आ गई। ये जो कोण है, कोण एक और दो कोण दो, ये आपके कैसे कोण हो गए हैं, शीर्षाभिमुख, और ये कोण कैसे हो गए हैं, 3 और 4 हो गए हैं एकांतर। तो फिर से ये जो दोनों त्रिभुजें होंगी आपकी सर्वांग सम हो जाएगी, और बाय सीपीसीटी आपकी ए एफ भुजा एफ सी के इक्वल हो जाएगी, यानी एफ भी इसका मिड पॉइंट ही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये है आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क। प्रश्न क्या है, एबीसीडी एक समलंब है, ई भुजा एडी का मध्य बिंदु है। तो मैं छोटा सा हिंट आपको दे देती हूँ, आप खुद लिख के ट्राई करेंगे। जो ये त्रिभुज आपके पास में बन रही है बेटा डी ए बी, इसमें ये रेखा इसके समांतर आपको दे रखी है, ये मध्य बिंदु दे रखा है, तो अपने आप ही जी भी विलोम से इसका मध्य बिंदु होगा। अब जी मध्य बिंदु हो गया और ये रेखा इसके समांतर दे रखी है, भले ये त्रिभुज उल्टी हो, उल्टे सीधे से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये इसके समांतर है क्योंकि समलंब है, तो अपने आप ही एफ भी इसका मध्य बिंदु हो जाएगा। तो छोटा सा हिंट मैंने आपको दे दिया है, आप पूरा लिखें, आपस में डिस्कस करें और ये देखें कि आप मध्य बिंदु प्रमेय पे आधारित प्रश्न कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, कमेंट का आंसर आपको बेटा जरूर से भी जरूर मिले। तब तक के लिए आप सारे बच्चों को बहुत बहुत प्यार और ढेर सारी दुआएं। थैंक यू, कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे।